और बढ़िया सही चल रहा है सब कुछ? हाँ, ऐसी शांति बनाए रखें कमरे के अंदर, ठीक है भाई, क्योंकि स्टार्टिंग वाला ये वाला जो पार्ट है तो मैं काट दूंगा, अब जो पढ़ाना चालू करूँगा बीच में दिक्कत नहीं हो जाए, है ना भाई? ठीक है ना? हाँ जी। सो हे गाइस, आई एम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से, वापस आते हैं अपने क्या बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। नाम है जिसका बीकॉम प्रोग्राम, और बीकॉम ऑनर्स के लिए पूरी की पूरी सीरीज बन रही है, ठीक है, चाहे आप सेमेस्टर 3 में हो या फिर सेमेस्टर 5 में हो। शुक्र है भाई। हाँ जी, बुक का नाम है भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या नाम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि HRM की जो बुक है उसकी वीडियो है। हाँ, तो वीडियो चालू करने से पहले अच्छा एक चीज, चैप्टर नंबर 15 चल रहा है और उसका नाम क्या है? सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। हाँ जी, किसी बुक में नहीं है एक चैप्टर, ये दूसरी वाली बुक में से लिया गया है, लेकिन कर लोगे तो फिर आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बहुत छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो बनेगी और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आसान है? हाँ जी, तो भाई शुरू करते हैं फटाफट से, आते हैं अपने टॉपिक पे, मेन पे। और टॉपिक चालू करने से पहले छोटी सी इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं पूरी बुक के, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि बुक से पढ़ना मुश्किल होता है, मुश्किल से 250-300 पेज पढ़ने पड़ेंगे। इसकी बजाय अगर आप शॉर्ट नोट में पढ़ना चाहते हो, खाली 50 पेज के अंदर अपना कवर करना चाहते हो पूरा चैप्टर जल्दी क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, तो जल्दी जाइए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना आराम से। नंबर है भाई 8059639586। क्या नंबर है? 8059639586। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, जो भी आपको बुक चाहिए बता देना, और बता देना भाई जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप पे करके आराम से परचेज कर सकते हो अपनी PDF के फॉर्म में बुक्स। आसान भाई। हाँ जी, पूरे नोट्स हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, मुश्किल से 50 पेज में। कंप्यूटर टाइप है मेरी, वो पता है मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, ठीक है। हाँ जी, तो कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स हैं, आपको आराम से समझ में आने वाली है। टेंशन मत लो कि मैंने अपनी राइटिंग में लिखा होगा, मेरी राइटिंग में नहीं है, ठीक है, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। हाँ, अगर किसी को दिक्कत हो रही है समझने में कि क्या लिखा हुआ है, भाई थोड़ा जूम कर लेना उसे, कि जूम का फीचर आ चुका है यूट्यूब में, ठीक है, तो आपको आराम से दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है। शुरू करते हैं, वापस आते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 5वां, जिसका नाम क्या है? सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी होता क्या है समझिए। इट इज ए प्रोटेक्शन गिवन बाय सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स अगेंस्ट, 2 बार लिख दिया भाई, अगेंस्ट सिकनेस, ओल्ड एज एंड इनवैलिडिटी एक्सेट्रा। यानी किसी भी इंप्लॉय को अगर मान लो कोई भी दिक्कत होती है, बीमार पड़ता है या फिर ओल्ड एज में हो जाता है या फिर बुढ़ापा आ जाता है या फिर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती है, तो सोसाइटी या फिर सोसाइटी का मतलब है यहाँ पे जो फॉर्म है या फिर जो एनवायरनमेंट है वो उसके लिए जो भी काम करती है उसको क्या बोलते हैं भाई? सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं, किसी इंप्लॉय के लिए अगर मान लो उसे दिक्कत होती है, बीमारी हो जाती है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है, किसी भी तरीके की दिक्कत, उसको सॉर्ट आउट करने का काम कौन करती है भाई? फर्म। और वही कहलाता है क्या? सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मतलब उस इंप्लॉय की हेल्थ का ध्यान रखना और उस इंप्लॉय के बारे में सोचना कि भाई उसकी बुढ़ापे के बाद क्या काम करेगा वो इंसान, ठीक है, यानी कि जैसा भी वो इंसान है उसके फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है कि भाई हेल्थ उसकी सही रहे, उसके लिए काम करना क्या कहलाएगा? सोशल सिक्योरिटी। हाँ जी, वापस चालू करते हैं अपने टॉपिक पे। स्कोप, हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों करते हैं, यानी कि इंप्लॉय को बचाने का काम ही क्या है? मान लो कोई इंप्लॉय बीमार पड़ रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, उसे हेल्थ का इशू आ रहा है ना भाई, लंगड़ा मंगड़ा हो गया कोई इंप्लॉय, ठीक है, तो हम क्यों बचाए उसके? कटने दो टांगे जो कट रही है ना भाई, कटने का चाहिए नहीं जी, ऐसा नहीं होता, हमें बचाना पड़ेगा अपने इंप्लॉयज को। क्यों बचाना पड़ेगा इंप्लॉयज को? क्यों बचाना पड़ेगा एम्प्लॉइज को? क्योंकि एम्प्लॉय हमारे लिए प्रोडक्टिविटी का काम करता है और हमारे को क्या बोलते हैं, माल बना के देता है, प्रोडक्शन करके देता है ना भाई, जिससे हमारी कंपनी ग्रो करती है। और जब कंपनी ग्रो करेगी तो हमें पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। आसान भाई, समझ गए ना बहुत अच्छे तरीके से। तो भाई इसी वजह से हमें क्या मिलता है भाई? पैसा मिलता है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं? पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉय का क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी बीमारी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इसके स्कोप क्या है, हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं? पहला सोशल इंश्योरेंस। क्या? सोशल इंश्योरेंस, यानी कि हम किस तरीके से उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? पहला सोशल इंश्योरेंस देके, यानी कि अगर मान लो उसको बीमारी हो गई या फिर बुखार हो गया या फिर जुकाम हो गया, उसका इलाज करवा के हम क्या कर सकते हैं? उसे चलते ठीक करवा सकते हैं या फिर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आसान भाई, जैसे कोई इंप्लॉई है उसका इलाज करवा दो, जैसे मान लो क्या बोलते हैं बुखार चढ़ गया इंप्लॉय को और इस वजह से बुखार की वजह से आ नहीं पा रहा, समझ में, तो आपको लॉस हो रहा है ना बहुत ज्यादा, तो आप 2 रुपए की उसे दवाई नहीं दिलवा सकते, 2 रुपए की दवाई दिलवा दो बेचारे को और वो ठीक हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद आप आराम से उससे प्रोडक्शन करवा सकते हो, उससे काम करवा सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो सोशल इंश्योरेंस काम करता है किसके लिए? हेल्थ के लिए। आगे चलते हैं, सोशल असिस्टेंस। सोशल असिस्टेंस भी क्या होता है? आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। सोशल असिस्टेंस में कई बार एम्प्लॉय जो होता है वो छुट्टी कर लेता है, किस वजह से? अपनी बीमारी की वजह से नहीं, अपनी फैमिली की बीमारी की वजह से। जैसे आपके पेरेंट्स में पापा कहीं पे काम करते हैं और आप बीमार पड़ गए, तो आपको क्या हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे वो लोग? हाँ जी, लेके जाएंगे पापा, तो इस वजह से पापा को छुट्टी करनी पड़ रही है ना, तो उस टाइम पे तो अगर क्या बोलते हैं आपको फैमिली में कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर एम्प्लॉय क्या करे, मालिक क्या करे उनका, वो आपका इलाज करवा दे, आपको सिक्योरिटी करवा दे या फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे, जहाँ पे आपकी देखरेख करी जाएगी ताकि पापा आराम से काम कर सके।
आसान है ना? हाँ जी। तो सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि आपकी फैमिली को भी सेफ रखा जाएगा, ठीक है भाई, ये काम होता है किसका? सोशल सिक्योरिटी का। आगे चलते हैं, पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे आप रास्ते में काम कर रहे थे या फिर रास्ते में चलते चलते कोई चोट लग जाती है या फिर आपको क्या होता है बुढ़ापा आ गया जिस वजह से आप काम नहीं कर पाओगे गवर्नमेंट के लिए या फिर सरकार के लिए, किसी भी इंसान के लिए काम नहीं कर पाओगे आप, कि ओल्ड एज की वजह से या फिर इंश्योरेंस की वजह से या फिर आपको एक्सीडेंट की वजह से किसी भी तौर पर काम नहीं कर पाओगे, तब भी आपकी देखभाल करना, आपके लिए काम करना, आपके लिए क्या बोलते हैं मुआवजा प्रोवाइड करना, वो सब किस में आता है? सोशल सिक्योरिटी में, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयर। आसान है? शुरू करते हैं। अगला आता है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले, कोई दिक्कत हुई भाई वीडियो में? नहीं ना? चल रही है ना वैसे सिंपल? चलो फिर ठीक है। हाँ भाई वो चेक करना पड़ता है ना, क्योंकि मेरे को पीछे जाके देखना पड़ेगा ऐसे करके, यूँ देखूंगा कि वीडियो चल रही है या फिर नहीं कर चल रही है, इसलिए पूछ लेता हूँ पीछे बालक, जो पीछे बालक होते हैं उनसे, जी सही चल रही है नहीं चल रही है ना भाई? सही है ना? बस भाई, तो आगे आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है चालू कर दें। हाँ जी, तो वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 में एक्ट निकाला गया कि जितने भी वर्कर्स आपके पास काम करते हैं उनके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करना है। अब ये कंपनसेशन क्या होता है भाई समझिए, कंपनसेशन मतलब होता है एक्सीडेंट होने पे जितनी भी इंजरी होती है या फिर छोटे वोटे लगती है तो वो कंपनसेशन प्रोवाइड करना है आपको। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, तो 1923 में एक्ट निकाला गया या फिर प्रोविजन बनाया गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, चोट वोट लग जाए तो फिर आप मुआवजा दे पाओगे, ठीक है। जिसके फीचर्स क्या है वो चालू करता हूं। पहला फीचर भाई, एक्ट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स, यानी एक्ट किसके लिए काम करता है? वर्कर्स के लिए काम करता है। आसान है? यानी अगर इसकी बात करी जाए कवरेज, तो इसकी कवरेज क्या है? इसकी कवरेज है वर्कर, ये वर्कर को कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई कुत्ता बिल्ली मतलब कुत्ता बिल्ली बीमार हो गया तो फिर आप उनके लिए क्या करते हैं, बोले मालिक से जाके मालिक आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे घर में कुत्ता बीमार हो गया, उसके इलाज करवा दो। तो ऐसा नहीं कि मालिक उसका भी इलाज करवाता घूमेगा, समझ में आया? वर्कर या फिर उससे जुड़ी हुई चीजों का इलाज करवाएगा, किसके अंदर? इस एक्ट के अंदर, यानी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर आपको वर्कर्स का इलाज करवाना पड़ेगा। आसान भाई? हाँ जी। अच्छा, वर्कर कौन होता है ये बताया गया है सेक्शन 21H के अंदर। वर्कर्स कौन होगा? जो भी वर्कर आपके पास कंपनी में काम कर रहे हैं वो सारे वर्कर ही वर्कर कहलाते हैं। वर्कर कौन होता है भाई? काम करने वाला। जो कंपनी के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे ही वर्कर क्या कहलाते हैं? वर्कर कहलाते हैं। मतलब कुछ लोगों को छोड़ के कुछ लोग जो होंगे वो कभी वर्कर कहलाएंगे नहीं। कौन कौन से? वो है भाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और क्लर्क, यानी जो ऐसे वर्कर है ना जो ऊपर लेवल में पहुंच रखे हैं, जिनको बहुत पैसा मिलता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो संभालने का काम करते हैं। वर्कर कौन होता है? जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हीं को तो चोट लगेगी, कभी हाथ मशीन में आ रहा है, कभी कोई दिक्कत हो रही है, कभी बिजली का झटका लग जा रहा है काम करते करते। लेकिन जो ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम ही करने वाला है, क्या वो कोई क्या बोलते हैं अच्छा वो प्रोडक्टिविटी काम कर रहा है? मतलब कोई प्रोडक्टिविटी काम कर रहा है क्या? वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसको चोट लगने के चांसेस हैं? नहीं भाई, तो उसको हम वर्कर नहीं मानते, क्योंकि इन लोगों को हम उतनी सैलरी देते हैं ऑलरेडी कि अपना इलाज खुद करवा सकते हैं। आसान है? आज तो उनको वर्कर नहीं मानते हम लोग। हम अगली चीज आती है क्लर्क। क्लर्क होता है चाय वाय पानी का हिसाब करना, या फिर जो क्या बोलते हैं वर्कर हो गया उसको चोट वोट लग गई छोटी बहुत तो उसको क्या बोलते हैं इधर उधर लेके जाना, या की फाइल इधर उधर करना, इन लोगों को भी हम वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। इन लोगों को भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। और कौन से वर्कर? जिनकी सैलरी 3,500 पर मंथ से ऊपर है, वो वर्कर जिनकी सैलरी 3,500 रुपए से ऊपर है, मतलब सैलरी कह रहा हूं ड्राइंग्स, जिनकी ड्राइंग्स कितनी है 3,500 रुपए से ऊपर है, उनको वर्कर की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। भाई ये उस टाइम का है 1923 के टाइम का, तो उस टाइम पे 3,500 सैलरी बहुत होती थी, तो उस टाइम पे 3,500 सैलरी बहुत होती थी, इसी वजह से 3,500 से ऊपर वाली जितनी भी सैलरी है वर्कर्स की उनको वर्कर नहीं मांगने चाहिए। मगर अभी तो बहुत ज्यादा सैलरी हो गई भाई, तो आजकल के टाइम पे ये मान लो कि क्या बोलते हैं जिसकी सैलरी चलते हैं 40-50 हजार के ऊपर है उसको वर्कर नहीं माना जाएगा, उनको ये सब चीजें सुविधाएं नहीं मिलेगी। आज तो कहते हैं कि 20,000 से ऊपर वालों को सैलरी मतलब ये सुविधाएं नहीं मिलती। आगे चलते हैं भाई। फिलहाल तो बात आती है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब क्या होता है? अगर कोई चोट लग जाती है एक्सीडेंट की वजह से तो उसे बोलते हैं कंपनसेशन। और अगर मैं वेजेस कह रहा हूं तो वेजेस मतलब क्या होता है? ओवर टाइम या फिर पे। जो वेजेस है वो किस बेसिस पे निकालेंगे? जैसे मान लो मैं कह रहा हूं किसी मजदूरी को मतलब मजदूर को वेजेस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो वेजेस कैसे देंगे? पहली चीज, एक तो बेसिक पे तो मिलेगा ही मिलेगा, जो उसका बेसिक पे है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी जो उसकी बेसिक सैलरी है वो तो मिलेगा मिलेगा। उसके बाद भी उसको ओवर टाइम और पेमेंट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, यानी कि अगर उसने कोई ओवर टाइम किया है, कोई वर्कर है जिसने फालतू का काम किया है, जैसे एक वर्कर जिससे मैं 8 घंटे काम करवाता हूं और उसकी सैलरी है 10,000, तो वो 10,000 तो देने पड़ेंगे 8 घंटे काम करवाने के लिए। लेकिन उस वर्कर ने 4 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है, ओवर टाइम लगा दिया है, आसान है, तो उसके मान लो 2,000 रुपए बनते हैं तो 2,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आसान है, ओवर टाइम के पैसे। और बाकी जो पे होते हैं जैसे महंगाई भत्ता, ड्राइविंग अलाउंस, ठीक है, तो ये सब आपको 1,000 रुपए और देने पड़ेंगे, यानी टोटल आपको 13,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वेजेस।
आसान है। लेकिन कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन मतलब होता है अगर मान लो उसमें उसको चोट वोट भी लग गई है काम करने में, जिसमें इलाज का खर्चा आया 5,000 रुपए, तो इसी महीने आप 13,000 ये और 5,000 रुपए वो, यानी कि टोटल कितने रुपए दोगे? अब आप उससे दोगे कितने? 18,000 रुपए। तो वो बन जाएगा उसके लिए क्या? कंपनसेशन। तो कंपनसेशन मतलब क्या होता है? जब चोट वोट लगने की वजह से हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उसे बोलते हैं कंपनसेशन। और जो आपकी सैलरी पे करते हो आप उसे, तो उसे क्या बोलेंगे? वेजेस। आसान था भाई, बहुत आसान था। इसके बाद कंपनसेशन क्या आता है भाई? डिसेबिलिटी और एवरेज सैलरी। जो ये जो कंपनसेशन है ये निकलेगा किस बेसिस पे? ये डिसेबिलिटी के बेसिस पे और एवरेज सैलरी के बेसिस पे। जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसको ज्यादा कंपनसेशन मिलता है, और जिसकी सैलरी कम होगी उसको कम कंपनसेशन मिलता है। या फिर डिसेबिलिटी के बेस पे, या फिर मान लो किसी की अगर छोटी सी उंगली कटी है तो उसको उसी उंगली के बराबर का ही क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा, ताकि वो उंगली ठीक करवा पाए। और किसी की मान लो पूरी पूरी टांग कटी है तो फिर उसको उतना ही बड़ा कंपनसेशन मिलेगा। जितना बड़ी डिसेबिलिटी उतना बड़ा कंपनसेशन, जितनी छोटी डिसेबिलिटी उतना छोटा कंपनसेशन। आसान भाई? हाँ जी। तो कंपनसेशन डिसेबिलिटी और एवरेज सैलरी के बेस पे मिलता है। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके बेसिस पे आपको क्या देना पड़ेगा? उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है भाई? हाँ जी। उससे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, ये जो एक्ट है वो किस पे काम करता है मैंने बता दिया। इसकी कवरेज क्या है? सारे वर्कर, यानी सभी वर्कर पे काम करता है। बस उन वर्कर पे काम नहीं करता जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो क्लर्क है, या फिर जो कैजुअल वर्कर है, या फिर आर्मी फोर्सेस, या फिर जिसकी सैलरी 3,500 पर मंथ से क्या है? ज्यादा है। उनको ये सब यानी कि सिक्योरिटी देने का मोटिव नहीं है। आसान है? ये उस टाइम की बात है भाई, इस टाइम पे थोड़ी बढ़ चुकी है रेट है। ठीक है, फिलहाल चालू करते हैं। और अब जो टॉपिक आता है, बस 2 टॉपिक आपको सीखनी है, क्योंकि कंपनसेशन में जब किसी इंप्लॉय को कंपनसेशन देते हैं तो 2 नाम पहले आते हैं। पहला आता है ईएसआई, आप में से बहुतों ने सुना होगा। दूसरा आता है पीएफ। सुना है? आपके पेरेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि हमें ईएसआई मिलता है, हमें पीएफ मिलता है। भैया ईएसआई और पीएफ कंपनसेशन के तौर पे ही मिलता है। यानी जब आपके पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं तो उनको जो क्या बोलते हैं सैलरी वैलरी होती है, उनमें से काटा जाता है ईएसआई और पीएफ के लिए। जिसमें क्या होता है, एक तो आपके क्या बोलते हैं फ्यूचर प्लानिंग हो जाती है पीएफ के थ्रू, और ईएसआई के थ्रू उनको क्या मिल जाती है? सिक्योरिटी मिल जाती है आपके फैमिली को। ठीक है? हाँ जी। तो उसके बारे में बात करते हैं, ईएसआई क्या होता है और पीएफ क्या होता है। तो ये रहा भाई ईएसआई का टॉपिक, और ये रहा पीएफ का टॉपिक। सॉरी उल्टा हो गया, पीएफ का टॉपिक ये रहा। ठीक है? हाँ जी, शुरू करते हैं। अगला आता है ईएसआई, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। और वो भी कब आया था? 1948 के अंदर। तो 1948 के अंदर गवर्नमेंट ने बनाया ईएसआई। ईएसआई मतलब अब से जितने भी वर्कर्स हैं काम करने वाले, इनको मिलेगी सुविधा। किसकी? एम्प्लॉय स्टेट क्या बोलते हैं इंश्योरेंस की। यानी कि उनका जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से, सॉरी भाई स्टेट है या फिर सेफ्टी, एक बार चेक कर लेना बस थोड़ा सा। सेफ्टी इंश्योरेंस, एम्प्लॉय सेफ्टी इंश्योरेंस, या फिर स्टेट ही होगा शायद से। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कि एम्प्लॉय को क्या मिलेगी? अब सेफ्टी मिलेगी, या फिर उसकी सुरक्षा का क्या दायित्व लेती है गवर्नमेंट। 1948 के अंदर ये एक्ट आया था। ठीक है? हाँ जी। इसकी कवरेज क्या है, यानी कि कौन कौन इसके अंदर आ सकता है, कौन कौन ईएसआई का कार्ड अपना बनवा सकता है, या फिर कौन ईएसआई के एक्ट में आ सकता है? ऑल फैक्ट्री वर्कर, यानी जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे अपना ईएसआई बनवा सकते हैं, यानी कि सारे के सारे अपना हेल्थ कवरेज ले सकते हैं। लेकिन उनकी जो सैलरी है वो 20,000 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब अभी फिलहाल ये सैलरी है, यानी कि उसके हिसाब से अगर बात करें बुक के हिसाब से आपके में आप लिख के आओगे 3,500 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। आसान है? बुक के हिसाब से अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे? आपकी सैलरी 3,500 पर मंथ के हिसाब से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तभी आप इसके अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आ पाओगे, यानी कि आप तभी आप कवरेज ले पाओगे। सिंपल बात है। हाँ जी। तो अभी आपका ईएसआई कार्ड बनेगा, तभी आप अपना इलाज करवा पाओगे जब आपकी सैलरी 3,500 पर मंथ से क्या होगी? कम होगी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे इलाज करवाएंगे भाई? ईएसआईसी, ईएसआई का कॉर्पोरेशन अलग से है, एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से है। क्या अलग अलग ब्रांचेस है, तो उस जगह पे जाके अपना इलाज करवा सकते हो आराम से। ठीक है भाई, चालू करते हैं। अगला फंड, इसके पैसे कितने कटते हैं या फिर कितना पैसा देना पड़ता है ईएसआई में? पहली चीज, ईएसआई में कितना देना पड़ता है? 1.5%, वो भी किसका? बेसिक पे का। जितनी आपकी सैलरी है उसका 1.5% हर बार काटा जाता है। आसान है? तो अगर कोई आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपसे बोलता है भाई आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे ईएसआई के, नहीं जी इतना पैसा नहीं देना पड़ता, आपको 1.5% ही क्या करना पड़ता है? कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ईएसआई के लिए। सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये 1.5% होता कितना है? फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, तो इसका 1.5% यानी कि हो जाएगा 150 रुपए। तो 150 रुपए उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसके लिए? ईएसआई के लिए। आगे चलते हैं। बेनिफिट, जैसे किसी की सैलरी अगर मान लो 200 है तो उसको 300 रुपए देने पड़ेंगे बस मैक्सिमम। मतलब 20,000 है किसी की सैलरी तो उसको 300 रुपए देने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। बेनिफिट, इससे फायदे क्या मिलते हैं? इंश्योर्ड वर्कर्स फैमिली, वर्कर्स एंड वर्कर्स फैमिली। इससे क्या होता है? अगर आपने ईएसआई बनवा लिया कंपनी की तरफ से
तो इससे आपको अगर चोट वोट लगती है या फिर कोई दिक्कत आती है, कोई डैमेज आती है, पूरा एक्सीडेंट होता है कोई तो आप तो इंश्योर्ड हो पूरे पूरे, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी जो फैमिली है ना, जिसका भी आपने नाम लिखवा रखा होगा उसके अंदर, वो भी दवाइयां ले सकते हैं, कोई बीमारी होती है उसको इलाज करवा सकते हैं इस ESI के थ्रू, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। वापस आता है कौन कौन सी दिक्कतें सॉल्व करवा सकते हो आप। पहली चीज सिकनेस, अगर आपको कोई बीमारी है साल में हर एक दिन यानी 365 दिन आप जाके इलाज करवा सकते हो, अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, और ESI और भी कंट्रीब्यूट करता है, जैसे मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो ESI की तरफ से 1000 रुपए मिलते हैं, इस टाइम के नहीं, उस टाइम पे पुराने टाइम पे, तो उस टाइम पे तो भाई 3500 सैलरी थी, उस हिसाब से आपको कितना मिल रहा था 1000 रुपए। आज मान लो किसी की सैलरी अगर 20,000 है तो उस हिसाब से लगभग कितना मिलेगा, एवरेज अप्रोक्सीमेटली लगभग 8000 के आसपास आपको पैसा मिल जाएगा। सिंपल था भाई, 8000 भी नहीं, 3% मतलब आधा से आधा, मतलब कितना मिलेगा एवरेजली मान लो 7000, मतलब हाँ 7000 के आसपास मिल जाएगा आपको। सिंपल भाई, हाँ जी, तो आपको इतना कॉन्ट्रीब्यूट मिलेगा मतलब फ्यूनरल के लिए या फिर अगर किसी की डेथ होती है तो अगर आपको गवर्नमेंट से ESI से 1000 रुपए पाने, मतलब कि 8500 रुपए पाने, तो आपको डेथ के लिए मतलब मरना पड़ेगा उसके लिए, सीधी बात भाई, ठीक है। तो एक बार आप टाइम बोल जाओ तो आपको 1000 रुपए, मतलब कि जो आपकी आज के टाइम पे 8 के आसपास बनते हैं, आपको मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। हाँ जी, सॉरी फिर इसके लिए। आगे चलते हैं भाई, बात आती है अगली टॉपिक जिसका नाम क्या है हाँ जी, जिसका नाम आता है भाई, ये टॉपिक खत्म हो गया, शुरू करते हैं अगला। नाम आता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो 1952 में एक्ट बनाया गया जिसके अंदर ना हम एम्प्लॉइज की ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, यानी अगर मान लो एम्प्लॉय बूढ़ा हो गया या फिर कोई दिक्कत हो गई, वो काम नहीं कर पा रहा, तो वो अपना गुजारा कैसे कर पाएगा या फिर उस टाइम पे कैसे चला पाएगा। तो वहां पे क्या होता है, कवरेज हमने बनाया EPF की सुविधा। EPF की सुविधा क्या होती है, एक तरीके से EPF मतलब ये समझिए, EPF इसमें जो भी इंप्लॉय काम करने वाले हैं उनका थोड़ा सा EPF कटता है। जैसे मान लो किसी इंप्लॉय का 500 रुपए काटा जाएगा, ठीक है, और वो डाल दिया जाएगा किसके अंदर, EPF के अंदर, आसान है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर, समझ में आया। तो इसने अगर 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया तो उसका जो मालिक है, जो इंप्लॉयर है, जो बिजनेसमैन है, उससे भी कितने रुपए लिए जाएंगे, 500 रुपए, और यानी कि टोटल यहाँ पे कितने रुपए सबमिट हुए, 1000 रुपए जमा हुए, आसान भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से EPF में कितने रुपए जमा हुए, 1000 रुपए जमा हुए, और ये सेव होते रहेंगे, सेव होते रहेंगे, सेव होते रहेंगे। जब एम्प्लॉयमेंट चाहता है मैं रिटायरमेंट लेना या फिर वो रिटायर होना, तो 60 साल की एज के बाद उसको रिटायरमेंट के तौर पे ये हर महीने उसकी सैलरी के तौर पे मिलेंगे, जैसे पहले उसको सैलरी मिलती थी काम करने के बदले में, आसान है। यानी कि सीधी बात, ये पेंशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये, पेंशन प्रोवाइड करता है कि जब आपकी एज 60 साल से ऊपर हो जाएगी तब आपको पेंशन के तौर पे कितने रुपए मिलेंगे, ये जो पैसा आपने जमा कर रखा होगा यहाँ पे, वो पैसा वापस मिलना चालू हो जाएगा, आसान है। जिसमें आपको थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन होगा और थोड़ा सा किसका कंट्रीब्यूशन होगा, आपकी कंपनी के मालिक का, यानी जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उतने ही मालिक के पैसे कट रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, आसान भाई। हाँ जी, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब समझिए ध्यान से, कवरेज क्या है, कौन कौन करवा सकता है अपना EPF PF खाता, कौन खुलवा सकता है भाई, पहली चीज वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, वो सारे के सारे अपना EPF अकाउंट खुलवा सकते हैं, आसान है। बस वही कंडीशन है, उसकी सैलरी जो है पर मंथ के हिसाब से 3500 पर मंथ के हिसाब से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आप यही लिख के आओगे भाई हर बार, ठीक है, एग्जाम्स में भी आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए, 3500 पर मंथ के हिसाब से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं, मतलब कैसे काम करेगा EPF कहता है बेसिकली हम देंगे आपको बेसिक पे का 8.5% कह रहा हूँ, 8.33% आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने बैंक में पैसा रखा होता तो मुश्किल से मिलता 3% 4%, वहीं पे अगर आप EPF में पैसा डालते हो तो आपको मिलेगा 8.33% इंटरेस्ट। तो भाई खुलवाइए आज ही EPF अकाउंट, समझ में आया। मैं नहीं खोलता, कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। हाँ जी, अपने बिजनेस के मालिक से बोलना जहां पे भी आप काम करते हो कि मेरा EPF अकाउंट खोलो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो वहां पे मिलेगा आपको 8.33% इंटरेस्ट, जो कि बहुत होता है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है ये, आगे चले। हाँ जी, और ये जो इंटरेस्ट है वो 8% से लेके 12% तक चेंज हो सकते रहते हैं। कई बार गवर्नमेंट जो है या फिर जो RBI है वो चेंज करती रहती है, 8% से लेके कहां तक, 12% तक, आसान है। हाँ जी, अब सुनिए ध्यान से, EPF में भैया पैसे जमा करने भी कितने होते हैं, इंटरेस्ट जो है वो 8 से 12% चेंज होता है। अभी करंट रेशियो कितना है, 8.33। और अच्छी बात बताऊं क्या है, EPF में कितने पैसे जमा करने होते हैं, वो भी यही है, 8.33% ही जमा करने होते हैं। यानी कि अगर आपकी सैलरी 100% मान लेता हूं 100 रुपए है, तो उसमें से 8.33 रुपए आपको EPF में देने पड़ते हैं हर साल, सॉरी हर महीने। इसमें आपकी सैलरी में से कितना काटा जाएगा, बस 8.33 रुपए काटे जाएंगे, आसान है, जो कि नेग्लिजिबल होता है, आपको पता नहीं चलेगा, और आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, फ्यूचर में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। आगे चले। हाँ जी, अच्छा, EPF वाले क्या खाली पेंशन ही प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते, और भी काम है जी।
जैसे कि फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या होता है, मान लेते हैं आप चाहते हो कि ना अगर आपकी मतलब कोई मान लेते हैं आपकी 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी आपको, और मान लो आपके उससे पहले भगवान ना चाहे मगर कुछ हो गया या फिर आपकी कोई डेथ हो जाती है 60 साल से पहले ही, तो उस टाइम पे जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, आपकी फैमिली को। ये प्रोविजन कब बनाया गया था, 1 मार्च 1971 के अंदर बनाया गया था लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपका जो लाइफ है वो सिक्योर रहे, आपकी जो फैमिली की लाइफ है वो सिक्योर रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप 60 साल तक जिंदा हो तो आपको 60 साल के बाद क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपके 60 साल से पहले ही टैप हो जाते हो तो आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप आराम से ईपीएफ खाता खुलवाइए। उसके बाद आता है भाई डेथ रिलीफ। डेथ रिलीफ मतलब अगर आपको कुछ हो जाता है तब भी अगर कुछ हो रहा है उस टाइम पे भी आपको पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई, वही जो आपको बताया था 1000 रुपए, ठीक है भाई, डेथ होने के बाद। और ये कब बनाया गया था, इन जनवरी 1964 में डेथ रिलीफ के नाम से पीएफ के अंदर ही आपको सुविधा प्रोवाइड करिए कि आपको 1000 रुपए मिलेंगे। भैया आप कह रहे हैं हम ईएसआई में खाता खुलवा लेते हैं, यहाँ भी खाता खुलवा लेते हैं, 1000 रुपए ये भी दे रहे हैं, 1000 रुपए ये भी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है भाई, ये प्रोविजन है, प्रोविजन के थ्रू मतलब आपको 1000 रुपए मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है ये दे या फिर ये दे, मगर आपके पास केवल 1000 पहुंचेंगे, उससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते आपके पास, ठीक है। अगर आपने दोनों ले रखा है तो 500 दोनों देंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, आपके पास 1000 ही पहुंचेंगे फ्यूनरल के लिए। ये उस टाइम का रेट है, अभी का रेट बोला जाए तो 7 या 8000 रुपए होगा। आप चाहते हो 8000 रुपए कमाना, हाँ जी, तो आपको उसके लिए मरना पड़ेगा, आसान है। हाँ जी, तो आपको टैब बोलना पड़ेगा तो आपको 8000 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, तो चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है भाई, नाम आता है ये थोड़ा सा लेडीज के लिए क्या हाँ जी, मैटरनिटी बोलते हैं इसे। हाँ जी, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक है भाई। ये उस टाइम पे होता है, ये केवल लेडीज के लिए होता है, ठीक है। लेडीज वो भी वर्कर्स के लिए। यूनियन ऑफ इंडिया, ये किसने बनाया था एक्ट, ये बनाया था यूनियन ऑफ इंडिया ने, यानी कि जो इंडिया का समूह था उसने बनाया था एक्ट। कब, 12 दिसंबर 1961 में। कब बनाया था, 1961 में। इसके अंदर किसके लिए काम किया जाता है, इसके अंदर काम किया जाता है भाई प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए। यानी कि अगर कोई महिला है जो वर्कर है, जो काम कर रही है और वो प्रेग्नेंट है या फिर चाइल्ड को जन्म देना चाहती है, तो उस टाइम पे उसके लिए अप्रोच किया जाएगा। उस टाइम पे आपको ये हेल्प करेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। आसान है। हाँ जी, यहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी कंपनी की तरफ से, और ये ऑल ओवर इंडिया काम करती है। यानी कि इंडिया में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, जितनी भी फैक्ट्री काम कर रही है, फैक्ट्री वाले पहली चीज आपको लीव प्रोवाइड करेंगे, आपकी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल इकोनॉमिक, यानी आपकी जो सैलरी है पूरे महीने की उसके कुछ पार्ट होता है, यानी ज्यादातर पार्ट होता है 50% ज्यादा, तो आपकी सैलरी बैंक में आएगी आपके पास में, ठीक है। हाँ जी, जिस टाइम पे आपको छुट्टी दे रखी है मैटरनिटी, हाँ जी मैटरनिटी लीव सुना है ना आपने कि लेडीज को छुट्टी मिलती है उस टाइम पीरियड के लिए, तो उस टाइम पे जब आप काम नहीं कर रहे होगे तब भी आपके बैंक में सैलरी आ रही होगी। आसान है, ये वाला एक्ट के थ्रू ये वाला बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये अलग अलग बेनिफिट थे जिससे क्या मिलती है आपको, सोशल सिक्योरिटी मिलती है कंपनी में काम करने के बाद। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। मिलते हैं अगली बार अगले टॉपिक के साथ। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। मेरे को पता है सच में भाई आपने लाइक कर रखा है ना, सच में दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, हर जगह से थैंक यू है। और जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से बात भाई बाद में लाइक कर लिया है नहीं भाई, बाद में सब्सक्राइब कर दियो, कौन सी आफत आ रही है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। बस नहीं।